नमस्कार दोस्तों अक्सर ये होता है कि जब भी कोई सर्जिकल प्रोसेस या सर्जरी माइनर कोई होने जा रही है, उससे पहले कुछ जांचें करवाई जाती है। ये लगभग पूरी दुनिया में जितने भी अस्पताल हैं, कहीं भी आप सर्जरी कराने जाएंगे तो कुछ जांचें फिक्स होती हैं कि ये जांचें तो करानी ही होती है, जिसके बेसिस पे एक अंदाज़ा लगता है कि पेशेंट क्या सर्जरी को सही से टॉलरेट कर पाएगा या कोई कॉम्प्लिकेशन या रिस्क होने के कोई चांस है या नहीं। तो आज का ये वीडियो इसी बारे में है। एज ए न्यूरोसर्जन जब भी ब्रेन सर्जरी या स्पाइन सर्जरी मुझे करानी होती है, तो क्योंकि ये मेजर सर्जरीज़ है और इसी तरह से जो दूसरी मेजर सर्जरीज हैं, उन सबसे पहले कुछ जांचें ज़रूरी होती है जो सभी पेशेंट की कराई जाती है। इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जो माइनर प्रोसीजर हैं, जिसे हम कहते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया में जो प्रोसीजर होने हैं, सपोज़ एक छोटी सी गांठ है कहीं पे बॉडी में, उसे सिर्फ उस एरिया में सुन की दवाई देके ही निकालना है, तब ज़्यादातर ये जांचें ज़रूरी नहीं होती है। लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर मेजर सर्जरी हो रही है जहाँ पे पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाएगा, जिसे जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, तब ये जांचें बहुत ज़रूरी होती हैं। साथ ही वो प्रोसीजर्स जिनमें स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, कमर में एक सुई चुबा के कमर के नीचे वाला हिस्सा सुन किया जाता है और फिर कोई सर्जरी की जाती है, उन केसेस में भी ये सारी जांचें ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं एक एक करके ये कौन सी जांचें हैं और क्यों करवाई जाती है। सबसे पहले जांच की जाती है हीमोग्राम की या सीबीसी जिसे कहते हैं। इसमें देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा इन जनरल इंडियंस में वैसे ही थोड़ी कम होती है, लेकिन मिनिमम हमें 9 to 10 इतना ग्राम परसेंट हीमोग्लोबिन चाहिए होता है। इसके बाद कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें एंटिसिपेट करते हैं हम कि ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है। कोई ट्यूमर ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा वैस्कुलर हो, जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, तो हमें हीमोग्लोबिन इससे ज़्यादा चाहिए होता है। इसके लिए अगर प्रोसीजर इलेक्टिव है तो हम आयरन उसे दे सकते हैं, और या फिर इमरजेंसी प्रोसीजर है, अर्जेंट करना है, तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही रिलेटेड एक और इन्वेस्टिगेशन, ब्लड ग्रुपिंग, ये भी ज़रूरी होता है जब सर्जरी के लिए पेशेंट आता है। सीबीसी में हीमोग्लोबिन के अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लेटलेट काउंट, क्योंकि प्लेटलेट काउंट अगर नॉर्मल नहीं है तो खून ज़्यादा बह सकता है सर्जरी के दौरान और पेशेंट को रिस्क हो सकता है। इसलिए प्लेटलेट काउंट, जो कि नॉर्मली 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक होता है, वो होना ज़रूरी है। इसके बाद इसी सीबीसी में एक और ज़रूरी चीज़ होती है डब्ल्यूबीसी काउंट या वाइट ब्लड सेल काउंट। ये जो है नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, क्योंकि अगर डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि शरीर में कोई इन्फेक्शन है। 11,000 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर ये ज़्यादा है 11,000 से, तो हमें रूल आउट करना होता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई यूरिन इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है। वैसे क्लिनिकली पेशेंट को देखा जाता है, लेकिन ये सीबीसी में डब्ल्यूबीसी काउंट्स भी नॉर्मल होना जरूरी है। ये तो बात हुई सीबीसी की। इसके बाद जो जरूरी जांच है उसमें आती है ट्रिपल एच जिसे कहते हैं। ट्रिपल एच का मतलब है HIV, एंटी HCV और HBsAg। ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन, क्योंकि इनके फैलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो बॉडी के सिक्रेशंस होते हैं, ब्लड, यूरिन, स्वेट, इन सब से इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। इसलिए पेशेंट में ये नहीं है, इसे जानने के लिए ये ट्रिपल एच मार्कर बहुत ज़रूरी होते हैं, जो लगभग सभी पेशेंट में ज़रूरी होते हैं, कराने ही चाहिए और कराए भी जाते हैं। ट्रिपल एच मार्कर के बाद हमें पेशेंट की फिजियोलॉजी देखनी होती है। क्या वो पेशेंट पूरी तरह फिट है? क्या हम अगर बेहोशी पूरी दे रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया में कुछ मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं जो लीवर पे और किडनी पे असर डालती हैं। तो लीवर और किडनी का फंक्शन सही हो, इसलिए हमें कुछ जांचें उसके हिसाब से करानी होती है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट लीवर की जो उसकी कंडीशन है वो दर्शाता है, और रीनल फंक्शन टेस्ट किडनीज की कंडीशन को दिखाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलिरुबिन, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, SGOT, SGPT और एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सब आते हैं। इसके साथ ही PT-INR भी, जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं या जिनमें थोड़ा डाउट होता है, उनमें PT-INR भी कराना चाहिए। PT-INR एक टेस्ट है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो हमें ये बताता है कि ब्लड की कोगुलेशन की स्थिति कैसी है, कितना कोगुलेट हो सकता है ब्लड। सर्जरी के दौरान अगर ब्लड कहीं से बह रहा है तो खुद
कोगुलेट होने की क्षमता कितनी है ब्लड की, वो पीटी-आईएनआर टेस्ट से पता चलती है। तो अगर पीटी-आईएनआर टेस्ट का लेवल बढ़ा हुआ है तब हमें सर्जरी पोस्टपोन करनी पड़ती है, उससे पहले नॉर्मल लाया जाता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते। लीवर फंक्शन टेस्ट के बाद जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है किडनी, और उसको देखने के लिए बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें देखा जाता है मेनली यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल। क्रिएटिनिन लेवल एक इंडिकेटर है कि हमारी किडनी कितना काम कर रही है। अगर बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन है, इसका मतलब किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है, और ऐसे में सर्जरी या एनेस्थीसिया उसके रिस्क और कॉम्प्लिकेशन काफ़ी बढ़ सकते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना होता है। अगर क्रोनिक रीनल फेलियर है, किडनी बिल्कुल तरह से एक्यूटली इंजर्ड नहीं है, क्रोनिकली ख़राब है किडनीज, तब तो हमें ड्रग्स को मॉडिफाई उस तरह से किया जाता है और मॉडिफिकेशन ड्रग्स का करके हम ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन की वजह से क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है जिसे हम ठीक कर सकते हैं, तो सर्जरी से पहले उसे ठीक करना बिल्कुल चाहिए। इन दोनों टेस्ट के बाद में जो जरूरी टेस्ट है वो होते हैं कार्डिक जो फंक्शन है उसको देखने के लिए। हार्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो हार्ट का फंक्शन सही है या नहीं है वो बहुत ज़रूरी होता है। बीपी तो हम हर पेशेंट का नापते ही हैं, साथ में ईसीजी और चेस्ट एक्सरे, ये दो इन्वेस्टिगेशन है जो हार्ट की हमारी फंक्शन को बहुत अच्छे से दर्शाती हैं। ईसीजी में अगर कुछ चेंजेस हैं, हार्ट पे स्ट्रेन आ रहा है या हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, हार्ट की रेट ज़्यादा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ईसीजी से हमें मोटे तौर पे मिल जाती है। इसी तरह से चेस्ट एक्सरे में हार्ट की जो शेप है या साइज़ है उसका एक इंडिकेशन हमें मिल जाता है कि हार्ट में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। इन दोनों टेस्ट ईसीजी और चेस्ट एक्सरे में अगर हार्ट प्रॉब्लम का डाउट है या पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी है कि उसे हार्ट प्रॉब्लम पहले रही है, तो डेफिनेटली एक कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर पूरा इवैल्यूएशन होना चाहिए, और 2D इको या टीएमटी या एंजियोग्राफी, ये आफ्टर कार्डिक कंसल्टेशन हमें डिसाइड करना होता है कि या ये सब करना ज़रूरी है या नहीं है कोई भी सर्जरी करने से पहले। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर ईसीजी और चेस्ट एक्सरे में हार्ट में कोई डाउट है तो हमें 2D इको हार्ट का और कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन ज़रूर करवाना है, ताकि हार्ट पे कोई जोर ना पड़े ड्यूरिंग द सर्जरी। क्योंकि हमारी स्पाइन सर्जरीज कुछ ऐसी होती हैं जिनमें हमें पेशेंट को उल्टा लेटाना होता है। जब लंबर स्पाइन या थोरेसिक स्पाइन की सर्जरीज या सर्वाइकल स्पाइन की होती है तो पेशेंट उल्टा 3-4 घंटे जब तक सर्जरी चलती है उल्टा लेटता है। उल्टा जब लेटता है पेशेंट तो हार्ट पे जोर पड़ना स्वाभाविक है, इसलिए हार्ट फंक्शन नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। चेस्ट एक्सरे में हार्ट के साथ साथ ही हमें लंग्स का भी पता चलता है कि लंग्स में अगर कोई पैथोलॉजी है, इन्फेक्शन है, प्लूरल इफ्यूजन है, या कोई पहले से पुराना कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लंग अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या सीओपीडी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें चेस्ट एक्सरे में हार्ट के साथ साथ लंग्स का भी हमें पता चल जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोसीजर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे ये सारे इन्वेस्टिगेशन है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो हमें करवाने चाहिए। इसके अलावा एक और ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है रैंडम ब्लड शुगर। अगर पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं है तो हम ब्लड शुगर उसका लेवल चेक कर सकते हैं, और जहाँ डाउट है वहाँ पे HbA1c एक टेस्ट होता है जो हमें ब्लड शुगर लेवल बताता है कि पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल एवरेज कितना रहा है। बहुत अच्छा टेस्ट है ये जानने के लिए कि कहीं पेशेंट डायबिटिक या प्री डायबिटिक तो नहीं है, तो HbA1c भी करा सकते हैं जहां हमें डाउट है। जहां पे पेशेंट यंग है, कोई हिस्ट्री नहीं है ऐसी, तो हम सिंपल रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट या फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट से पता कर सकते हैं कि कहीं शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर शुगर हाई है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसमें सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन और एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन दोनों बढ़ने के चांस होते हैं। सर्जरी के बाद हीलिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती डायबिटिक पेशेंट में अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर है। घाव हुआ है सर्जरी से, जो वुंड हुआ है उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। उसमें इन्फेक्शन के चांस भी डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होते हैं क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी उनमें कम होती है। इसलिए ब्लड शुगर लेवल सही से हमें पता होना चाहिए, लेवल को कंट्रोल सही से हमें करना चाहिए सर्जरी के पहले। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो हमें इंसुलिन पे लेके उसे कंट्रोल लेना चाहिए सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और जस्ट आफ्टर सर्जरी इंसुलिन पे लेके ऐसे पेशेंट को ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहिए जो कि डायबिटिक पेशेंट है। बाद में जब पेशेंट रिकवर कर रहा है और ओरल उसे हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, तब वापस ओरल मेडिकेशन पे ला सकते हैं। तो दोस्तों मोटे तौर पे ये सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम करवाते हैं हमारे पेशेंट्स में। जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए हम सर्जरी कर रहे हैं, जैसे कि ब्रेन का MRI, CT स्कैन या स्पाइन का MRI, ये सब तो जरूरी है ही, पर साथ में ये सारे इन्वेस्टिगेशंस इसलिए कराए जाते हैं
ताकि सेफली सर्जरी हो सके, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और रिस्क बिल्कुल मिनिमम हो। मुझे उम्मीद है ये सब जानकारी लेके आपको अवेयरनेस आया होगा कि क्यों इतने सारे टेस्ट कराए जाते हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद, ताकि आप सेफ रह सकें और सर्जरी जो है वो बहुत सेफली हो सके। थैंक यू।